इज़ वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी वो था आपके सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें मैंने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का टॉपिक कवर किया था। आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे। हम देखो, ये टॉपिक आपको थोड़ा अटपटा लगता होगा बीएससी में, या आपने जब +2 या 10th में की होगा, बट ये बहुत ईजी टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। जैसे डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, -70 MB के होता है, ठीक है, -55 कितना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको यदि देखना क्या है, आपको मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर एक पॉडकास्ट का एक अलग ही फीचर होगा, ठीक है, पॉडकास्ट का। वहाँ पर आपको एक 2023 की एक सीरीज मिलेगी, यानी फुल प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या आपको टॉपिक वगैरह वहाँ पर आपको पढ़ाए गए हैं। 2023 वालों के लिए था। अब बट 2024 के लिए मैंने दोबारा पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, इसमें अभी तक 3 वीडियो हो चुकी हैं, ये आज की 4th वीडियो है। तो आपको इसके साथ तो आपको रहना ही है, बाकी 2023 वाली आप बात कर सकते हो, बट अब मैं प्रेफर करूँगा कि 2024 को फॉलो करो आप। 3 वीडियो हो चुकी है, 4th वीडियो ये आज की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो बात करते हैं न्यूरॉन्स होते क्या हैं, ये नर्व सेल्स के होते हैं। तो नर्व सेल्स आर एक्साइटेबल, यानी एक्साइटेबल यानी वो एक्साइट हो सकते हैं किसी भी इम्पल्स आने से। ओके, जनरेट एंड प्रोपेगेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हेन एक्साइटेड एंड सिक्रेटरी यानी सिक्रेट। तो देखो, नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स न्यूरॉन्स की बात की जा रही है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइटेबल भी होते हैं और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर यानी सिक्रेटरी भी होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन तो ऐसा बन जाता है, ठीक है, कि इज नर्व सेल्स आर एक्साइटेबल और नॉट। तो एक्साइटेबल होते हैं, ठीक, और साथ में कैसे होते हैं, सिक्रेटरी यानी कुछ हॉर्मोन्स को भी सिक्रेट करते हैं। इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम बोल सकते हैं सिंपल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस इन द रेस्टिंग एंड एक्साइटेड स्टेट। इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द रेस्टिंग स्टेट व्हेन द सेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल इज रेफर टू एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो, कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है। स्टिमुलस क्या होता है, मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको किसी ने पिंच किया, तो ये एक स्टिमुलस गया, ठीक है। मान लीजिए आप बैठे, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आप सिंपल बैठे हो, तो यानी न्यूरॉन्स को कोई स्टिमुलस नहीं गया, तो आपका नर्व सेल्स हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं, उन वो कैसे होंगी, रेस्टिंग पोटेंशियल में होंगी, रेस्टिंग स्टेज में होंगी। तो ये भी याद रखना हमेशा कि नर्व सेल्स जो रेस्टिंग स्टेट में होती है, उनका अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये याद रखना, इसको बोलते हैं पोलराइजेबल, ठीक है। मेम्ब्रेन कैसे होती है, पोलराइज्ड होती है रेस्टिंग फेज में, यानी अंदर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बाहर होगा पॉजिटिव चार्ज। पर जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा उसको, वो हो जाएगी डीपोलराइज। डीपोलराइज यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज। वही देखेंगे हम कैसे हो रहा है, बस बाकी कुछ नहीं, बस ये फंडा है। इट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पर ले रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। Changing in the membrane potential are brought about by changing in the ion movement across the membrane. For example, if the net inward flow of the positively charged ion increases compared to the resting state is called as depolarized, जो मैंने आपको पीछे कहा भी। In this situation, the inside become less negative as compared to the polarized state, यानी -70 MB to -40 MB। अब देखो, इसको मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। आप बैठे हो, आप सिंपल बैठे थे, कोई स्टिमुलस नहीं आया था, किसी ने आपको पिंच नहीं किया था, तो आपका मेम्ब्रेन जो आपकी नर्व सेल्स की थी वो कैसी थी, पोलराइज्ड थी, यानी वो रेस्टिंग पोटेंशियल में था। अंदर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव कितना चार्ज था, -70 MB मिली वोट, ठीक है, यानी -70 MB का आपके पास पोटेंशियल था अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज था ना, और बाहर का चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही किसी ने आपको पिंच किया, ठीक है, या आपको पिन से चुभाया, जो भी किया, एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस, आपको जैसे स्टिमुलस दिया, आप जल्दी से आप अलर्ट हो गए या आप एक्शन में आ गए, तो अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, उल्टा हो गया। अब इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। -70 MB से -40 MB तक पहुंच गया। धीरे धीरे ये माइनस कहाँ तक पहुंचेगा, प्लस तक पहुंचेगा। -70 MB, -40 MB, उसके बाद पहुंच जाएगा ये हमारा +30 MB, +30। जैसे 30 हो जाएगा अंदर, यानी अंदर पॉजिटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया यानी मेम्ब्रेन कैसे होगी, डीपोलराइज होगी। और अंदर पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, तो वो होता है इनवार्ड फ्लो ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस के जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्या होता है, अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ जाए आप। By contrast, if the net outward flow of the positive charge ion increases compared to the resting state is called as hyperpolarized। अब एक टर्म थी पोलराइजेशन,
एक टर्म होता है डीपोलराइजेशन, एक और टर्म होता है जिसको होता है हाइपर पोलराइजेशन। अब हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, कई बार होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो आपके सोडियम आयन पोटाशियम आयन होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी पॉजिटिव से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -90 MB हो जाएगा, अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अंदर क्या हो गया है, अंदर नेगेटिविटी आ गई है, अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो गई है। हाइपर पोलराइज्ड मतलब इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू द रेस्टिंग स्टेट है। रेस्टिंग कितना था, -70, ये कितना हो जाएगा, -90 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना बढ़ गया अब, ठीक है। अब हम देखेंगे हो क्या रहा है। ए रैपिड एंड लार्ज चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्व सेल्स ड्यूरिंग विच द पोटेंशियल एक्चुअली रिवर्स, सो द इनसाइड द सेल ट्रांजिशन बिकम्स मोर पॉजिटिव द आउटसाइड, ठीक है। ये चीज़ें मैंने समझा दी आपको, इसमें ज़्यादा कुछ बात समझने की बात नहीं है। यहाँ पर आप देखो, ये एक डायग्राम है, डायग्राम में कुछ यहाँ पर चैनल्स बताए हैं, तो प्रीवियस वीडियो आपने बात नहीं की तो बात कर लीजिए, वहाँ से मैंने आपको बात की थी चैनल्स क्या होते हैं। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द टाइप ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम पंप, सोडियम पोटाशियम पंप किस टाइप का एटीपीएस है, कल मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन लगातार आता है, ठीक है, और इस बार भी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन तो कुछ नहीं है इधर, पी टाइप एटीपीएस, ठीक है। पी टाइप एटीपीएस इज द एग्जांपल ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप, ओके। बहुत सारे एटीपीएस होते हैं, मैंने आपको कल पढ़ाए थे, पी टाइप, बी टाइप, एबीसी टाइप, एफ टाइप, वी टाइप, ठीक है। तो पी टाइप के एग्जांपल हैं ये, ठीक है। ये एक, उसके बाद आगे देखो, ये जब मैं बातें बोली थी, भाई बातें कुछ नहीं है ये, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको शो करा रहा है, यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले एक -70 MB था, धीरे धीरे दूसरा जो पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, तो वहाँ पर लिखेगा -70 MB। जैसे ही स्टिमुलस आया, ये कहाँ चला गया, पॉजिटिव की तरफ, उसके बाद धीरे से बैक आएगा, और बैक आएगा जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी दोबारा उसी स्टेट में आ गया, ठीक है। ये डायग्राम है, ये 4 डायग्राम है, इन डायग्राम से आप पूरा समझाओगे कि क्या खेल हो रहा है, ठीक है। पहला डायग्राम, आपको बाकी 3 डायग्राम अभी नहीं देखने, आपको बस पहला डायग्राम देखना है, जहाँ पर लिखा है रेस्टिंग फेज, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड, यानी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, मेम्ब्रेन एक रेस्टिंग फेज में बैठी हुई है। मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में बैठी हुई, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप कितना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, -70 MB। और -70 MB यानी अंदर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, बाहर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर देखो, आपको हमेशा याद रखना है, जो नर्व सेल्स के ऊपर 3 टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पोटाशियम चैनल, एक सोडियम चैनल, और एक आपका होता है वोल्टेज डिपेंडेंट है। देखो, 2 होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम और पोटाशियम वाले, एक और चैनल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पोटाशियम लीकी चैनल है, पोटाशियम लीकी चैनल, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं। आपके माइंड में अभी तक एक क्वेश्चन पक्का आना चाहिए था, या कई स्टूडेंट्स में आया भी होगा। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में है तो अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, अंदर नेगेटिव ही क्यों है, बाद में तो डीपोलराइजेशन हो रही है, अंदर पॉजिटिव आ रहा है, बाहर नेगेटिव जा रहा है, वो तो बाद की बातें हैं। पहले आप ध्यान से देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग में है, कोई स्टिमुलस नहीं आया है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, क्यों है, इसीलिए है क्योंकि एक लीकी चैनल प्रेजेंट होता है, ऑलवेज लीकी चैनल क्या करते हैं, पोटाशियम को लॉस करते रहते हैं। अब हमेशा पोटाशियम लॉस होता ही रहेगा, होता रहेगा, पोटाशियम में कौन सा चार्ज लगा होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब पोटाशियम ऑलवेज का बाहर निकलते जाएंगे तो अंदर क्या होगी, नेगेटिविटी होगी, ओबियसली। नेगेटिविटी किससे आती है, क्लोराइड आयन से आती है, या बाकी आयंस और आयंस भी होते हैं, जैसे मोस्टली क्लोराइड आयन होता है, बट यहाँ पर आपको वो मेंशन नहीं करना है। इधर आपको ये बात है कि लीकी चैनल प्रेजेंट है। अब लीकी चैनल प्रेजेंट है तो ऑलवेज पोटाशियम जो है वो बाहर निकल रहा है तो अंदर नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। ये पहली फेज थी जिसमें लीकी चैनल तो ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज होंगे क्योंकि कोई स्टिमुलस आया नहीं है, और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल भी क्लोज ही रहेंगे क्योंकि कोई स्टिमुलस गया नहीं है, ठीक है, ना आया है ना गया है कोई स्टिमुलस। दूसरा था हमारे पास राइजिंग फेज। राइजिंग फेज को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, यानी अब स्टिमुलस आ गया, अब मैंने आपको पिंच कर दिया भाई, या किसी ने आपको पिंच कर दिया, अब जैसे स्टिमुलस आया, लीकी चैनल तो ओपन रहेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, लीकी चैनल हमेशा ओपन रहेंगे, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, और सोडियम क्या करेगा, मूव करेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ सोडियम मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिविटी, यानी -70 MB से -55 MB, -40 MB, -30 MB, -20 MB, -10 MB, देन +10 MB, +20 MB एंड +30 MB तक पहुंच जाएगा इधर, तो इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन हो गया भाई, डीपोलराइज्ड हो गई। जो थर्ड कंपोनेंट है
वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल वो क्लोज रहेंगे। अब इसका फंडा समझूंगा कि क्लोज क्यों बैठे हुए हैं, ये कब ओपन होंगे। थर्ड स्टेज में, अब थर्ड फोटो देखो, इसमें बोला है फॉलिंग फेज, मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन। अब रीपोलराइजेशन, ठीक है, हमारी पोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होगी, अब पोलराइजेशन क्या होती है। जैसे स्टिमुलस का टाइम खत्म हो गया, यानी जो करना था वो कर लिया भाई, पंच पिंच करना था कर लिया, अब पिंच करने के बाद उसको वापस को उसी स्टेट में तो आना है ना। उसी स्टेट में आने के लिए पोटाशियम लीकी चैनल तो हमेशा ओपन ही रहते हैं, सोडियम चैनल को क्लोज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि सोडियम अब अंदर आता ही रहेगा तो मेम्ब्रेन की पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी, और हमेशा मेम्ब्रेन कैसे रहेगी, डीपोलराइज ही रहेगी। हमको ऐसा थोड़ी करना है। अगर हमने ऐसा किया कि मेम्ब्रेन हमेशा डीपोलराइज ही रही तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है, ठीक है। यदि हमको मेम्ब्रेन को डीपोलराइज नहीं रखना है तो हमको कहना सोडियम चैनल क्लोज कर देना है। अब हमारे सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे, यानी इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर एक लगा होता है स्विच, बहुत डिटेल की बात है, बहुत बात की बात है। स्विच यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ये क्लोज कर देगा सोडियम चैनल को। और पोटाशियम चैनल जो वोल्टेज गेटेड वाले थे वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पॉजिटिविटी आ चुकी है, +30 तो आ ही गया ना। +30 कहाँ आया, सेकंड फिगर में आपका +30 आ गया था। अब इसको मैंने कहा कि इसको दोबारा उसी स्टेट में आना जिसमें पहली स्टेट थी, यानी अंदर नेगेटिविटी ही लानी है। तो नेगेटिविटी कैसे आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी, +30 से कैसे -70 बन जाएगा। अब हमको पोटाशियम चैनल ओपन कर देने हैं, पोटाशियम मूव करना है, लीकेज चैनल से तो मूव हो ही रहा है, और मूव करना है पोटाशियम है। और जैसे जैसे पोटाशियम मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो ये +30 से +20 +10 +10 के बाद -10 -20 -30 -40 -55 -70 तक पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रेस्टिंग फेज। यानी मेम्ब्रेन हो गई भाई रीपोलराइज, दोबारा उस स्टेट में आ गई। बट कई बार होता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ता है मेम्ब्रेन को। अब -70 तक मैंने रोक दिया था गेम को, मान लीजिए -70 तक रुका ही नहीं, निकलते ही रही भाई, निकलते ही रही। वो पोटासियम चलना जो ओपन हुए ना, सो वोल्टेज गेटेड, वो निकलते ही रहे। -70 -90 -110 -130, तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो गई। पोलराइज्ड तो -70 पर होते हैं, अब देखो ये चली गई -70 से भी ऊपर हो गया, तो ये क्या होगी, हाइपर पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको समझाई वही बातें हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल आपके मेम्ब्रेन के बारे में था थोड़ा सा। अब यहाँ पर आता है नर्व इम्पल्स, कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे हमारा स्टिमुलस जा रहा है। मैंने कहा स्टिमुलस दिया, पिंच किया, नर्व एक्साइट हुई, नर्व एक्साइट हुई, मान लीजिए एक्साइट हो गई। अब आगे, तो आगे का फंडा देखते हैं, आगे क्या सीन है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। Although neurons vary considerably in the size and shape, they generally have three principal regions. अब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर की बात करूँ तो न्यूरॉन्स तो 3 टाइप के होते हैं। देखो टाइप में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुना, यहाँ पर लिखा कहीं नहीं होगा। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये चीज़ें याद रखना। आप बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। डायग्राम गूगल से चेक कर लेना। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, 10th से आप पढ़ रहे हो, 12th में आपने पढ़ा, बीएससी में आपने पढ़ा, वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का डायग्राम आपने बनाए होगा। ऐसे ऐसे एक डेंड्राइट्स बनाए होंगे बहुत सारे, उसके बाद थोड़ा सा लंबा सा आपने एक्सोन बनाया होगा, और लास्ट में एक्सोन टर्मिनल बनाया होगा, तो वो एक मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल है। वो कहाँ होते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बट क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, और घुमाते भी हैं, एचपी का ये तो सीन है। ये क्वेश्चन घुमाएंगे, विच टाइप ऑफ द नर्व्स आर, या विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन द सेंसरी रिस्पॉन्स, यानी आपके हाथ में कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो आपके वहाँ पर लिखा होगा मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, नन ऑफ दीज। आप टिक कर दोगे मल्टीपोलर, क्योंकि आपने बचपन से वही पढ़े हैं। नो, सेंसरी रिस्पॉन्स या स्टिमुलस रिस्पॉन्स में आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी सेल बॉडी होती है, एक ही एक्सोन होगी और एक ही डेंड्रोन होगा। यानी अब मैं डायग्राम अभी यहाँ पर देखो, मैं चाहता था आपको डायग्राम दिख जाए, 1 सेकंड में वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, गूगल से आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, वेट। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ मैंने आपको कहा था कि मैंने 3 टाइप के आपको बताए न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, जो आप बचपन से बनाते आ रहे हो। एक सेल बॉडी है, बहुत सारे डेंड्राइट लगे हुए हैं, उनके साथ एक एक्सोन लगा हुआ और नीचे एक्सोन के टर्मिनल्स लगे हुए हैं, ये होता है मल्टीपोलर। ये होता है हमारे कहाँ, ब्रेन सेल्स में प्रेजेंट होता है। दूसरे तो हमारे आते हैं यूनिपोलर, जो लास्ट में आपको दिख रहा है, लास्ट वाला देखना। इसमें एक आपको सेल दिख रहा है, सेल बॉडी ऊपर में, और एक ही डेंड्राइट है, एक एक्सोन है, ठीक है, यानी कोई अलग अलग नहीं है, एक डंडी लगी हुई है, उसमें से डेंड्राइट भी निकले हुए और एक्सोन भी निकला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। और ये कहाँ होते हैं, हमारे हाथों में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पाँव में प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर स्टिमुलस आता है, हमारे नाक में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ से आपको स्टिमुलस जाएगा, ये सबसे पहले स्टिमुलस टच करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको टच किया,
या किसी ने आपको टच किया, जैसे टच किया आपको लगा कि हाँ हाँ किसी ने मुझे टच किया, तो वो होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का काम। और सेंसरी न्यूरॉन्स यानी यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब एक टाइप का न्यूरॉन्स और रहता है जिसको होता है बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स आपके रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा याद रखना, रेटिना और ईयर्स के अंदर वाले ओसिकल्स में, ठीक है, ईयर ड्रम से भी अंदर, कोकला वगैरह में, वहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं ये। कहाँ पर होते हैं? आंखों में और कानों में, याद रखना। कैसे न्यूरॉन होते हैं? बाइपोलर होते हैं। मोस्टली आइज में तो आता ही आता है क्वेश्चन है, ठीक है, आइज में होते हैं ये। देन हम डिस्कस करेंगे, हम आगे बात करते हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं हम, ठीक है। एक्सोन एंड नर्व्स फाइबर्स आर सिंगल इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ये सिंपल सिंपल बात आप पढ़ सकते हो, कुछ इसमें खास नहीं है। दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक होती है कंटिन्यूस कंडक्शन, एक होता है सॉल्टेटरी कंडक्शन। से आपने पढ़े हुए हैं। कंटिन्यूस यानी लगातार एक ही चीज में, जैसे ट्रेन चलती है ना, वैसा चलेंगे हमारा नर्व स्टिमुलस। और कई बार होता है जंप मार मार के, जंप मार कर, यानी एक से सीधे जंप मारना दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ में, उसको हम बोलते हैं सोल्टेटरी कंडेंसेशन या सोल्टेटरी मोमेंटम। दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो, या हम बोल सकते हैं एक्सोन होते हैं, उन एक्सोन पर हमारी क्या लगी, सीथ लगी होती है, जिसको बोलते हैं माइलिन सीथ है। और माइलिन सीथ जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक किस्म की न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें कई जगह गैप प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर माइलिन सीथ नहीं होती है, जिसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। और इन नोड ऑफ रेनिवियर से हमारा स्टिमुलस जंप मार मार के आगे बढ़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, इन न्यूरॉन्स में टर्मिनेट्स ऑन द वन ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर, ए मसल, ग्लैंड और अदर न्यूरॉन्स। अब मान लीजिए स्टिमुलस आपको मिला, यानी आपको किसी ने पिंच किया, स्टिमुलस मिला। अब स्टिमुलस जाके जाएगा आपके ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन से जब वापस आएगा तो ये किसी मसल में जाएगा, किसी ग्लैंड में जाएगा, या अदर न्यूरॉन्स में जाएगा। अब कैसे जाएगा स्टिमुलस, उसके बारे में देखते हैं हम। Therefore, depending upon the neurons terminate, it can cause the muscle cells to contract, gland cell to secrete, and another neurons to convey the electrical message. The junction between the two neurons is called as synapse. तो पूछा जा सकता क्वेश्चन, व्हाट इज सिनेप्स? तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होगा, जंक्शन इज द गैप या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। टिपिकली साइनेप्स इन्वॉल्व द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन टर्मिनस ऑफ द वन न्यूरॉन्स नोन एज presynaptic neurons and dendrite or cell body of the second neurons called as postsynaptic neurons. अब देखो, मैंने प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की बात की है। डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, अच्छा आपका रहेगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं, आपके फिंगर में लास्ट लास्ट पॉइंट देखना फिंगर का, जहाँ यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट होगा या एक्सोन प्रेजेंट होगा? यहाँ पर डेंड्राइट प्रेजेंट होगा या एक्सोन प्रेजेंट होगा? सोचिए। ओके, मैंने लिखा क्या है, मैंने बताया क्या है आपको। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज सिनेप्स एंड सिनेप्स इनोट द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन टर्मिनल ऑफ द वन न्यूरॉन नोन एज प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स। ओके, यहाँ पर देखो आप, मैं सुना देता हूँ आपको, देखो आप, जो आपका प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन दिख रहा है, ये आपका एक्सोन का टर्मिनल है, ठीक है। क्या है? एक्सोन का टर्मिनल है। अब एक्सोन के टर्मिनल है जिसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स, और साथ में जो पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन है वो डेंड्राइट्स का पार्ट है, ठीक है। एक्सोन टर्मिनस और डेंड्राइट्स का, जो डेंड्राइट्स का पार्ट है, इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स। तो जो आपका फिंगर के लास्ट पॉइंट पर होगा वो डेंड्राइट होगा, डेंड्राइट का सेल होगा, वो स्टिमुलस लेगा और भेज देगा किसके पास है? एक्सोन के पास। एक्सोन क्या करेगा? एक्सोन इसकी वेसिकल्स बनाएगा, वे हम पढ़ेंगे, वेसिकल बनाएगा, और प्री सिनेप्टिकल यानी एक्सोन को हम बोले, एक्सोन के टर्मिनल को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स, ये भेज देगा पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स यानी डेंड्राइट्स के ऊपर, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स। और पोस्ट सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स अगेन प्री सिनेप्टिकल न्यूरॉन्स ऑफ एक्सोन टर्मिनल भेजेगा, एक्सोन टर्मिनल का प्री सिनेप्टिक अगेन पोस्ट सिनेप्टिक ऑफ डेंड्राइट्स में भेजेगा, ऐसे ऐसे कंडक्शन आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यहाँ पे देखो, साइनेप्सिस जो हैं वो दो काम से काम मतलब अपना रखते हैं। एक है वो केमिकल मैसेज है, एक है इलेक्ट्रिकल। यानी अब नर्व इम्पल्स जाती कैसे है? ऐसे तो जाएंगे नहीं कि कुछ चार्ज, ठीक है, दो प्लेटफॉर्म फॉलो करती है। एक तो केमिकल्स की फॉर्म में जिसको मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह, इनको फॉलो करती है। Of the electrical synapses, action potential conduct directly between the adjacent cells through the structures called as gap junctions.
अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैप जंक्शंस आर प्रेजेंट विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मैसेजर में, यानी केमिकल्स में, या इलेक्ट्रिकल में। तो गैप जंक्शन हमारे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के केस में, उनमें गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन एक ऐसा दो सेल के बीच में गैप होता है जिसमें सीधा हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन में चला जाएगा, ठीक है। गैप जंक्शंस allow the rapid communication between the cells. No neurotransmitter are involved, and as the ion flow from one cell to the next through the gap junctions. ions जो है मूव करते हैं one cell to next cell through the help of gap junctions. The action potential propagate from the cell to cell at the electrical synapse. The membrane of the pre and post synaptic neurons are very done close proximity. ये डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आपको। ओके यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आप, at the synaptic so the chemical synapse, the plasma membrane of the presynaptical and postsynaptic neurons are separated by the fluid filled space called as synaptical cleft. तो synaptical cleft कहाँ बनता है, केमिकल साइनेप्स में बनेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो सिक्रेट करेगा वो। अब बहुत हो गई है, अब हम बात करते हैं सीधा इस डायग्राम पर। आपको पहली फिगर देखनी है। पहली फिगर में आपको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन दिख रहा है, ये हमारा एक्सोन का लास्ट टर्मिनल है। इसमें इम्पल्स आई, इसमें इस वक्त स्टिमुलस है, ये नेक्स्ट डेंड्राइड में भेजेगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन से। गैप जंक्शन से सिग्नल जाएगा, यहाँ पर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी वेसिकल नहीं बनेंगे। इन द सेकंड केस यहाँ पर केमिकल सिनेप्सिस बन रहा है, यानी एक्सोन का जो लास्ट टर्म है वहाँ पर वेसिकल बनेगा, छोटा छोटा वेसिकल्स है, उन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होगा, और ये इसके जो रिसेप्टर होंगे वो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए। अब इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर के ऊपर हमारा जो एसिटाइलकोलिन लाइगेंड है वो बाइंड कर जाएगा और सिग्नल ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर देखो एक टेबल बना हुआ है जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बताए हैं। मैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर को एसिटाइलकोलिन से बता रहा हूँ, बट देयर इज नॉट अ सिंगल एसिटाइलकोलिन, देयर इज मेनी मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी एस्टर्स। कुछ एस्टर्स की बात करते हैं जिसमें आता है एक एसिटाइलकोलिन निकोटोनिक एसिड। निकोटोनिक एसिड इज द टाइप ऑफ एक्साइटेटरी, यानी ये एक्साइट करेगा। एसिटाइलकोलिन का एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं मस्कार्निक। मस्कार्निक इनहिबिटरी है, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। वैसे नोर एपिनेफ्रिन एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है। डोपामाइन, डोपामाइन हमेशा याद रखना है एक्साइटेटरी और मे भी इनहिबिटरी भी हो सकता है, पर मोस्टली एक्साइटेटरी होता है। सीरोटोनिन जनरली इनहिबिटरी। इनहिबिटरी कैसे, सीरोटोनिन मेलाटोनिन नींद वाले हैं दोनों, डार्कनेस आएगी, नींद आएगी, सो जाओगे आप, क्योंकि दिस इज टाइप ऑफ इनहिबिटरी। ये आपके जो काम करने का होता है ना वॉक रिदम, जिसमें आप काम कर रहे हो, आप अलर्ट हो, अलर्ट को बंद कर देगा, अलर्ट्रेशन को बंद कर देगा, जिसके बाद आपको नींद आ जाती है। सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन 2 हार्मोन है। अमाइनो एसिड गाबा, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये भी इनहिबिटरी है। ग्लाइसिन इनहिबिटरी है। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है। एस्पार्टेट एक्साइटेटरी है। याद कैसे रखने हैं, जितने भी आपके एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, दो ही हैं हमारे, एक ग्लूटामेट है, एक एस्पार्टेट है। हम पढ़ते हैं ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, दोनों क्या हैं, एक्साइटेटरी हैं। उसके बाद न्यूरोपेप्टाइड्स हैं कुछ, सब्सटेंस पी एक्साइटेटरी है। मेट एंकम्पलिन जो है इनहिबिटरी है, ठीक है। उसके बाद EPSP बहुत डिटेल हो जाएगा आपके लिए। मैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, ये भी आपके लिए बहुत डिटेल हो जाएगा, इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर होते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट होंगे, वो दो टाइप के होते हैं, एक आइनोट्रोपिक, एक मेटाबोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक में क्या होगा, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है के रिसेप्टर होंगे, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आएगा उन रिसेप्टर के ऊपर वो बाइंड करेगा, वो ओपन हो जाएंगे और हमारा इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, सिंपल बात, कुछ नहीं है। दूसरे में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, उसके बाद वो अंदर सिग्नल ट्रांजेक्शन देगा किसी और प्रोटीन को, फिर दूसरी प्रोटीन जाएगी उन आइनोफोर्स के पार और वो ओपन करेंगे, थोड़ा इनडायरेक्ट पाथवे हम बोल सकते हैं। उसके बाद नो 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 हाँ, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। कई बार कहते हैं सीक्वेंस पूछा जाता है कि कैसा हमारा सीक्वेंस होता है पूरे नर्व सिस्टम का, तो जो हमारी पूरी क्लास थी ना उसको यहाँ पर समराइज कर दिया गया है। पहला स्टेप, एक्शन पोटेंशियल अराइव एट एक्सोन टर्मिनल, मैंने आपको पहले बताया। डेंड्राइड हमारे उंगली के लास्ट हैंड में होगा, जैसे मैं उंगली में पिन छुपाऊंगा स्टिमुलस जाएगा आपके न्यूरॉन्स के लास्ट एंड में, यानी एक्सोन टर्मिनस पर। एक्सोन टर्मिनस पर हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कौन सा चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स एंटर कर जाएंगे सेल के अंदर, और कैल्शियम डिपेंडेंट फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिकल वेसल। कैल्शियम का एक ही रोल है कि अंदर सिनेप्टिकल वेसल को बना,
यानी एसिटाइल कोलिन को बना, और कैल्शियम अंदर क्या बनाएगा, एसिटाइल कोलिन को बनाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज कर जाएंगे सिनेप्टिकल क्लेफ्ट से। सिनेप्टिकल क्लेफ्ट क्या है, एक्सोन और डेंड्रोन के बीच में गैप है जो फ्लूइड फील्ड होता है। अभी बेसिकल ब्रस्ट हो जाएगी एक्सोन टर्मिनस की, और सारा न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइल कोलिन निकल जाएगा, जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं। और इसके जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर प्रेजेंट होंगे। अब लाइगेंड उनके साथ बाइंड कर जाएगा, जैसे बाइंडिंग हो जाएगी हमारा आगे का प्रोसेस यानी जो भी कराना है उस नर्व सेल ने वो करवाएगा आपका काम। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पर लिखे हुए इनको पढ़ लेना। ये कौन सा है, हाँ। अब नेक्स्ट देखो, अब कई बार होता क्या है, एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। अब एग्जांपल ही ले लिया यहाँ पे एक इन्होंने, एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्री सिनेप्टिक सेल्स। प्री सिनेप्टिक सेल्स में एसिटाइल कोलिन बना। अब ये एसिटाइल कोलिन पैक हो जाएगा सिनेप्टिकल वेसिकल्स में, सिंपल बात है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन इज रिलीज्ड इनटू सिनेप्टिकल क्लेफ्ट, अभी तक ठीक ठीक बात है। उसके बाद एसिटाइल कोलिन बाइंड टू द रिसेप्टर्स, अभी तक मैंने पढ़ लिया। उसके बाद ओपनिंग ऑफ निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है, ये तो होता है, ये तो बात है मैंने आपको कहा पीछे ही। निकोटिन ऐसे होते हैं एक्साइटेटरी, यानी अब बाइंड करेगा और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ओपन कर देगा, जिसके वजह से सोडियम चैनल के होंगे हमारे एंटर कर जाएंगे और पोटासियम चैनल बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे सोडियम चैनल अंदर जाएगा मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज, और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएंगी तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ पे कुछ ड्रग हैं, इन ड्रग का नाम याद रखना। एक ड्रग है न्यूरोटॉक्सिन, जिसको हम प्लांट से एनिमल से ड्राइव करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। पहला है टेट्रोडोन टॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन। और टेट्रोडोटॉक्सिन आपको नाम से पता रहा है, एक फिश है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, लास्ट नाम मुझे आ रहा है, टेट्राडोन बोलते हैं उसको। और वो होती है पफ्फर फिश, देखी भी होगी, फूल जाती है वो, जिसको पानी से निकालो वो फूल जाती है, पफ्फर फिश बोलते हैं उसको। उसके द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज की जाता है, जिसको बोलते हैं, उसकी स्टिंग में प्रेजेंट होता है, जैसे वो चुभा देंगे ना आपको, तो एक उसके द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है, जिसको बोलते हैं पफरफिश टॉक्सिन, टेट्रोडोटॉक्सिन। ये बाइंड कर देता है सोडियम चैनल के द्वारा और उसको ब्लॉक कर देता है। ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम कर रहा जा रहा है, यानी टेट्रोडॉक्सिन इज टाइप ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर। दूसरा है सेक्सटॉक्सिन। सेक्सटॉक्सिन आपका जी गेटेनिला से ऑप्टेन करता है, जो डिनोफ्लेजलेट है, और ये कहता है सोडियम गेटेड चैनल्स को क्या करता है, बंद करता है। ठीक है, प्रिवेंट द वोल्टेज सोडियम फ्रॉम ओपनिंग, यानी ये भी ब्लॉक ही कर रहा है, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है। तीसरा है बेरेटाडाइन। बेरेटाडाइन आपका सेवेला सीड से प्राप्त किया जाता है, और ये सोडियम चैनल को क्या कर देता है, परमानेंटली ओपन। ये क्लोज नहीं कर रहा है, ये हमेशा ओपन ही रख रहा है, यानी मेम्ब्रेन को हमेशा डीपोलराइज ही रख रहा है। तीसरा है बेट्राकोडॉक्सिन। बेट्राकोडॉक्सिन हमारा यूरोटेनीमिया से हम लेते हैं, और ये कहते हैं ये भी परमानेंटली ओपन रखते हैं सोडियम चैनल को। और लास्ट आपका डेंड्रोटोक्सिन। डेंड्रोटोक्सिन आपका डेंड्रोपसिस पॉलीपिसिस से ऑप्टेन करते हैं, और ये पोटासियम चैनल के साथ बाइंड करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, यानी क्लोज कर देता है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने आपको करवाया है, आपको एक ड्रग बतानी है, यानी स्टेरॉयड हार्मोन बताना है, या आपको एक इन्हिबिटर बताना है जो सोडियम पोटाशियम को इन्हिबिट करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, सोडियम पोटाशियम पंप को इन्हिबिट करने वाले स्टेरॉयड ड्रग या कुछ भी आप बोलो, जो इन्हिबिटर बोलो, उसको कौन इन्हिबिशन करता है, यानी कौन इन्हिबिट करता है सोडियम पोटाशियम पंप को, यानी कौन ब्लॉक करता है, कमेंट करना। थैंक यू।